अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। रामदाना की खेती से किसान हो सकते हैं मालामाल। मक्का की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक, चौलाई, जिसे किसान रामदाना और लाल भात भी कहते हैं। इस वक्त किसान इसकी खेती कर सकते हैं, बस जरूरत इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई और प्रबंधन करने की है, जिसके बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जयलाल महतो। आप इसको रामदाना के लाई के रूप में आप खा चुके हैं। इसका जो है आप चाहें तो पाउडर बना के दूध में पिए या शरबत में बना के किसी तरह करके आप खा सकते हैं। इसमें पौष्टिकता बहुत है, कहने का मतलब इसमें प्रोटीन जो है 16% है, और उसके बाद में भी इसमें जो है मतलब कि बैलेंस जो है एक प्रोटीन होता है। कहने का मतलब एमिनो एसिड का जितना भी है 16-18 जो है ये सभी एमिनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। यह एक मतलब इस तरह का फूड है जो कि दाल और भात दोनों का काम करता है, इसीलिए इसको सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। इसको जब भी आप फास्टिंग में रहते हैं, कहने का मतलब व्रत वगैरह करते हैं, उसमें खाया जाता है। इसकी महत्व ये है। रामदाना को चौलाई के नाम से भी जानते हैं, जिसका साग के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और इसी फसल का जब बीज उत्पादन लेते हैं उसे ही रामदाना कहते हैं। आज इस तरह की फसलें कम उगाई जा रही है, जबकि आज इस तरह के पौष्टिक फसलों को उगाने की जरूरत है, जिससे समाज से कुपोषण को दूर किया जा सके। रामदाना की खेती बहुत आसान तरीके से की जा सकती है। यह फसल लगभग 3 महीने में तैयार हो जाती है। अब आते हैं कि इसकी खेती कैसे करें। खेती के लिए है कि आप सबसे पहले तो आप खेत की जुताई कर लें, 2 से 3 बार जुताई करें। लास्ट जुताई के पहले जो है FYM जो फार्म या मैन्योर जो आपके घर का कचरा का जितना सड़ा हुआ हो उसको डाल दें, या नहीं तो वर्मी कंपोस्ट है उसको डालें। उर्वरक में जो है इसमें 60 किलो नाइट्रोजन देते हैं, 40 किलो जो है फॉस्फोरस देते हैं, और 20 किलो जो है पोटास देते हैं। उसके बाद में सल्फर इसमें भी चाहिए 20 किलो। अगर आप SSP प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजनस जो है उसका 2 आधा जो है केवल सोई के समय देते हैं, आधा जो रहता है उसको नाइट्रोजन को रखते हैं उसको 2 भाग में। एक तो 20 दिन के अंतराल पर जब जो खरपतवार निकालते हैं उसको डालते हैं, और उसके बाद दूसरा जो आधा का आधा हुआ 1/4 जो हुआ वो 40 दिन में जब हम खरपतवार निकालते हैं और अर्थिंग अप करते हैं, मतलब मिट्टी का भराव करते हैं, उस समय अर्थिंग अप या मिट्टी भराव के पहले खाद को, यूरिया वाले खाद को हम डाल देते हैं। शुरुआत में खाद उर्वरकों के प्रयोग के बाद खेत को बराबर कर लें और लाइन बना लें।
बुआई लाइन में ही करें, क्योंकि लाइन में बुआई करने से फसल की देखरेख अच्छी होती है और उपज बढ़ती है। सीड रेट में भी ये चूंकि छोटा है तो इसमें जो है 2 किलो तो है एक हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होता है। इसमें जो है आप बीज उपचार का ध्यान रखें। बीज उपचार करेंगे तो आप जो भी है जो जमीन जनित जो है बीमारी वो रुक जाएगा। फिर उसके बाद में जो ऊपर से जो फंगल का है फंगिसाइड से करेंगे तो फंगल बीमारी से बचाव होगी। अब जो है कि जब खेत तैयार हो गया तो अब जो है पंक्ति हम निकालते हैं। तो पंक्ति के लिए हमको 45 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए पंक्ति से पंक्ति, और ये पौधा से पौधा मतलब बीज से बीज की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर देते हैं। बहुत लोग जो छिटवा लगाते हैं, छिटवा में जो है आप 3 से 4 किलो यूज करेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप जो है इंटर कल्चरी कहने का मतलब घास पात निकालने में आपको दिक्कत होगी और भी फर्टिलाइजर वगैरह अप्लाई करने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर पंक्ति में लगाएंगे तो पंक्ति में आप चलकर उसको फर्टिलाइजर देंगे, उसके बाद में उसका घास पात भी निकालने में आपको आसानी होगी। अब एक बात और ध्यान देना है कि ये भी एक बहुत महीन दाना है, कहने का मतलब बहुत छोटा सा है। इसमें भी वही करते हैं कि महीन जो मिट्टी का बुरादा या गर्दा किया हुआ पाउडर किया हुआ उस मिट्टी को 3 भाग मिट्टी लेते हैं और 1 भाग बीज को लेते हैं और उसकी बुआई करते हैं। जब पंक्ति बन गया तो उसमें जो है पहले चूना का करें, अगर अम्लता हो तो चूना कर डालें, उसके अंदर लकड़ी से थोड़ा सा हल्का सा मिला दें ताकि वो फर्टिलाइजर या बीज के कांटेक्ट में नहीं आए। अब इसकी बुआई करने के बाद में अब जो है जब देखें कि अगर आपके खेत में नमी हो तब तो ठीक है, नहीं नमी है तो हल्का सा एक इरिगेशन दे दें, सिंचाई कर दें जिससे कि जर्मिनेशन हो। और उसके बाद जब जर्मिनेशन हो जाए पौधा का बढ़वार होता है तो 20 से 25 दिन का अंतराल पर जो है आप खरपतवार को निकाल दें। उसके बाद में जब 40 दिन का हो जाए तो उसमें जो है ना मिट्टी को भी अर्दिंग अप, कहने का मतलब मिट्टी को चढ़ा देते हैं और चढ़ाने के बाद में चढ़ाने के पहले थोड़ा सा हल्का सा खाद भी दे देते हैं। रामदाना की खड़ी फसल में रोग कीटों की समस्या बहुत ही कम ही आती है, इसलिए सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन पर ही आपको अधिक ध्यान रखना है। इसके बाद कटाई मड़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। उसके बाद में जो है जब बढ़वार होती है इसमें यूजुअली जो है अगर किसी तरह का बीमारी होता नहीं है और यूजुअली कीड़ा का नहीं है, लेकिन अगर कभी नवार होती है इसमें यूजुअली जो है अगर किसी तरह का बीमारी होता नहीं है और यूजुअली कीड़ा का नहीं है। आप इसमें ध्यान दें कि जब ये पकने लगेगा इसका पत्ता जो है पीला पड़ने लगे और जब पक जाए और जो फूल वगैरह है वो लगे कि हल्का सा फेड हो गया, कहने का मतलब कि हल्का हो गया, वो सूखने लगा, मैच्योर करने लगा, उसको हार्वेस्ट कर। आज हम लोग रबी मक्का के खेती के बारे में चर्चा करेंगे। ये रबी मक्का एक बहुत ही फायदेमंद खेती है। इसमें आपके पास 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ये करीब रबी मक्का का जो होता है अवधि वो बीज लगाने से काटने तक करीब 150 से 55 दिन लगता है। रबी मक्का के लिए जो समय माना गया है, जो सबसे आदर्श समय है वो 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रबी मक्का की बुआई कर देनी चाहिए। और बुआई करते समय ये ध्यान होना चाहिए कि खेत में नमी की समुचित मात्रा हो। खेत की जहाँ तक तैयारी की बात है तो खेत तैयार करने के लिए खेत एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आपका खेत का जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। अब जो हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए कितने खाद दें, कितना उर्वरक दें, तो इसके रबी के लिए 120 किलोग्राम और नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रति हेक्टेयर और 80 किलोग्राम फास्फेट की ज़रूरत होती है, 60 से 75 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत होती है। ये सारे प्रति हेक्टेयर की दर से आपको देनी है। जब खेत की आप जुताई करते हैं, अंतिम जुताई करते हैं, तो उस समय जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है और फास्फोरस पोटास की सारी मात्रा खेत में मिला दें और उसकी जुताई करके अंतिम रूप से खेत को तैयार कर लें।
नत्रजन की जो आधी मात्रा आप बचाते हैं उस मात्रा को अगले 3 बार में या 2 बार में फसल को देनी है। एक जब आपका पौधा घुटना का आकार का होता है, जब ऊंचाई का होता है, तो उस समय देते हैं 1/3, और उसका जो आधी मात्रा का जो 25% मात्रा होता है उसको आप जब आपके पौधे धनबाल की अवस्था में आते हैं उस समय दे दीजिए। और जो प्रभेद है, प्रभेद में आप प्राइवेट सेक्टर के प्रभेद ले सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4 और 5 भी उपलब्ध है, जो कि जिसकी उपज क्षमता अच्छा है। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके भी बीज आप ले लें। रबी मक्का की खेती के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 20 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। बुआई से पूर्व बीजों को 22 टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें, ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। पट्टा दे लें। पट्टा देने के बाद एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें, और एक बीज से दूसरे बीज जो डालते हैं लाइन पर, वो 20 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर की दूरी पर डालें। 2 से 2.5 इंच की गहराई पे बीज को डालें, अंदर में डालें। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें, जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। तो इसमें 1 हेक्टेयर में यानी 2.5 एकड़ में 1.25 से 1.5 लाख तक का आप इनकम कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदे की शुद्ध इनकम इसमें 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक आपको 1 हेक्टेयर से प्राप्त हो सकता है। आज मैं आप सभी को नवजात बछड़ों की देखभाल के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगी। जैसे कि हम जानते हैं, एक डेयरी फार्म की सक्सेस तभी है जब हमारे जो बछड़े हैं उनका हम अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएँ और वो बड़े होकर दुधारू गाय में अच्छी तरह से बड़े हो सके, गाय बन सके जल्दी। पशुपालक भाइयों, जन्म के ठीक बाद बछड़े या बछड़ियों के नाक और मुंह से कफ, श्लेष्मा इत्यादि को साफ करें। आमतौर पर गाय, भैंस, बछड़ा या बछड़ी को जन्म देती है उसे जीभ से चाटने लगती हैं। इससे नवजात के शरीर को सूखने में आसानी होती है और श्वसन तथा रक्त संचार सुचारू होता है। यदि गाय और भैंस नवजात को न चाटे तो ठंडी जलवायु की स्थिति में बछड़े के शरीर को सूखे कपड़े या टाट से पोंछकर सुखाएं। हाथ से छाती को दबाकर कृत्रिम श्वसन प्रदान करें। एक बहुत ज़रूरी पॉइंट ये भी है कि हमको जैसे ही बछड़ा पैदा होता है, हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो उसकी नाभि जो हमने नेवल कॉर्ड काटी है उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे से साफ सुथरे, एक तो साफ, एकदम साफ आपका ब्लेड, साफ बीपी ब्लेड यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले हम नेवल कॉर्ड का सही तरीके से उसको काटेंगे और उसमें रोज़ कम से कम 5 से 7 दिन उसमें बीटाडीन लोशन हो गया या कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे, नहीं तो कम से कम पोटेशियम परमैंगनेट से तो वॉश कर ही देंगे। अब बछड़ों के मैनेजमेंट में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये कि जैसे ही काविंग होती है, जैसे ही गाय बछड़े को जन्म देती है, उसके 6 घंटे के अंदर ही, या कोशिश कीजिए 2 घंटे के अंदर ही हमको पहला जो मिल्क होता है जिसको हम तेली कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स में हम उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, शुरू के 6 घंटे के अंदर ही हमको उसको कोलेस्ट्रम पिला देना है, तभी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही से डेवलप हो पाएगी। तो कोलेस्ट्रम हम देंगे उनके शारीरिक वजन, जो उनके शरीर का वजन है, जो बॉडी वेट है उसका 10%। उसके बाद उनको मैनेजमेंट सराउंडिंग का, मतलब जहाँ हम उनको रखते हैं उस जगह का मैनेजमेंट ज़रूरी है, जिसको कहते हैं काफ शेड, बछड़ों का शेड। अब उसमें आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना है कि उसमें साफ सफाई एकदम सही तरीके से रहे। सराउंडिंग में अगर कीचड़, गोबर वगैरह हुआ तो बछड़े जब बैठेंगे तो नाभि में ही पूरा इन्फेक्शन आएगा। इसी वजह से हमको उनके जो जगह है जहाँ वो रहते हैं उसको भी साफ सफाई रखनी है। जन्म के बाद खीस के अतिरिक्त बछड़े या बछड़ी को 3 से 4 सप्ताह तक मां के दूध की आवश्यकता होती है
उसके बाद बछड़े या बछड़ी वनस्पति से प्राप्त पत्ती और घास को पचाने में सक्षम होता है। आगे भी बछड़े या बछड़ी को दूध पिलाना पोषण की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन यह अनाज खिलाने की तुलना में महंगा होता है। अगला हम बछड़ों की देखभाल में जो उनके फीडिंग का जो है, जब बछड़े थोड़े बड़े होते हैं, 3 महीने से बाद होते हैं, उनको हमको धीरे धीरे अच्छा गुड क्वालिटी फीड, अच्छा दाना देना शुरू करना है। एकदम से हम उनके खान पान में परिवर्तन नहीं लाएंगे। जैसे हम पहले उनको दूध पिलाते थे, तो धीरे धीरे पहले दूध कम करेंगे और एक एक मुट्ठी दाना मिलाते जाएंगे। जो अचानक परिवर्तन होगा उससे बछड़ों को दस्त लग सकते हैं। तो एकदम इमीडिएट चेंज नहीं, अचानक परिवर्तन नहीं कि आज तक आप दूध पिलाते, कल से आप दाना खिला रहे हैं, नहीं। आज आप दूध पिलाइए, फिर दूध थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, दाना बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले एक एक मुट्ठी दाना डालेंगे हर बछड़े को। फिर जब आपको लगेगा वो खा रहा है, कुछ दिन में उसको 2-2 मुट्ठी कर देंगे, और दाने में भी अच्छी क्वालिटी का दाना है। फिर जब बछड़े धीरे धीरे बड़े होंगे, दाना खाने लगेंगे, उनका जो ल्यूमन है, जो पेट है, ल्यूमन डेवलप हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम दाना बढ़ाएंगे और साथ में भूसा और चारा धीरे धीरे ऐड करेंगे। ध्यान रखें, हर वक्त साफ और ताजा पानी उपलब्ध रहे। बछड़े या बछड़ी को जरूरत से ज्यादा पानी एक ही बार में पीने से रोकने के लिए पानी को अलग अलग बर्तनों में और अलग अलग स्थानों में रखें। पानी को विशुद्ध और रोगाणु तत्वों को हटाने के लिए आप पानी में एक्वा क्योर मिला सकते हैं। तो टीकाकरण के पहले हम एक और चीज ध्यान रखेंगे कि हमें उन्हें पटार की दवाइयाँ देनी, जिसको हम डीवर्मिंग कहते हैं। पटार की दवाई बाजार में भी बहुत ही इकोनॉमिक रेट पे मिलती है। पेट में होने वाली जो पटार है उसको पेट से निकालना या पटार का इलाज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बछड़े के पेट में पटार रहती है तो जो भी हम उसे दाना देते हैं वो लगता नहीं है शरीर में, तो वज़न नहीं बढ़ेगा उसका। दूसरी बात, हम टीका अगर कर देते हैं तो अगर हम पटार है और हम टीका कर देते हैं तो वो टीकाकरण फेल हो जाता है, जिसको हम वैक्सीनेशन फेलियर कहते हैं। इसलिए हम पहले पटार की दवाई खिलाएंगे जो कि वज़न के हिसाब से होती है, बॉडी वेट के हिसाब से। साथ ही साथ हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर बछड़े 6 महीने के हो रहे हैं तो हमको टीकाकरण पे बिल्कुल जोर देना है। भारत में होने वाली बहुत जो गंभीर बीमारियां हैं वो हम सिर्फ टीकाकरण से रोक सकते हैं, जैसे FMD, HS, BQ आपके जो मुख्य हैं, ये प्रमुख हैं, ये बछड़ों में हम टीकाकरण, इनका जो टीकाकरण है ये 6 महीने की उम्र से ही स्टार्ट होता है। टीकाकरण के लिए आप सबसे पहले ध्यान रखें कि 6 महीने की उम्र में आप अपने पशु चिकित्सक को बुलाएं। टीकाकरण जो होता है जानवरों का वो सीजनल बेसिस पे भी होता है। 6 महीने में आपको FMD, HS, BQ का टीका लग जाएगा। उसके बाद 1 महीने बाद उसका बूस्टर लगता है। फिर वो साल में हर साल रिपीट होता है। तो ये जानकारी भी आपको अपने पशु चिकित्सक से मिल जाएगी। तो अब आप इस तरह से हम अपने बछड़ों का मैनेजमेंट, उनका देखभाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरलाखी, जिला मधुबनी के कृषक प्रवेश कुमार ने। ये खस की उन्नत खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो प्रवेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। खस एक औषधीय फसल है जिसे अंग्रेजी में वेटिवर के नाम से जानते हैं। इसकी इतनी खासियतें हैं कि इसे प्रकृति का अनुपम उपहार माना जाता है। हमें इस उपहार को सहेजने की जरूरत है। कुछ वर्ष पहले भारत में खस के ठट्ठर काफी लोकप्रिय थे, जो लू के तफेड़ों से बचाने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे के रूप में लगाए जाते थे, जिसका आज भी प्रयोग एयर कूलर में किया जाता है। इसके अलावा इसकी जड़ों से तेल निकलता है, जिसका उपयोग महंगे इत्र, सुगंधित पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधनों और दवाइयों में होता है। किसान भाइयों, कई जगहों पर यह खस अपने आप उग जाती है। यह हर प्रकार की मिट्टी में पैदा हो सकती है और 21 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्रों में आसानी से पैदा होती है। इसकी खेती ठंड का मौसम छोड़कर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बरसात में खेती करना काफी अच्छा होता है।
किसान भाइयों, अगर उपजाऊ मिट्टी है तो किसी खाद और उर्वरक के प्रयोग की जरूरत नहीं होती है। यदि मिट्टी कम उपजाऊ है तो उस दशा में आप गोबर की खाद का प्रयोग करके उसके बाद रोपाई कर सकते हैं। सी-मैप लखनऊ से खस की कई उन्नत किस्में विकसित हुई है, जिसमें 6 महीने में तैयार होने वाली किस्म भी शामिल है। किसान भाइयों, 18 महीनों में तैयार होने वाली फसल से 1 एकड़ में 10 किलोग्राम तेल निकलता है और 1 साल वाली फसल में से 8 से 10 किलोग्राम, वहीं 6 महीने की किस्म से 5 से 6 किलोग्राम तेल निकलता है। किसान भाइयों, खस की उन्नत किस्में इस प्रकार है। KS1 केशरी, सी-मैप खस 15, सी-मैप समृद्धि, धारिणी, सीम वृद्धि, सी-मैप खस 22 है। किसान भाइयों, इसकी रोपाई पुरानी फसल से स्लिप लेकर की जाती है, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और रोपाई के बाद फसल की विशेष देखरेख की जरूरत नहीं होती है। किस्मों के अनुसार 6 से 18 माह पर आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अच्छी उपज और मौसम की मार से उपज को बचाने के लिए आप रोपाई ऐसे समय पर करें कि खुदाई का समय जनवरी या फिर फरवरी में आए। गर्मी या बरसात में खुदाई करने पर आपको नुकसान हो सकता है। जहां तक उत्पादन की बात है तो 1 एकड़ एरिया से 4 से 5 कुंटल तक जड़ की उपज मिलती है, जिससे लगभग 7 किलोग्राम तेल निकाला जा सकता है। यह उपज 1 साल में तैयार होने वाली किस्मों की है। अन्य किस्मों की उपज कम या अधिक हो सकती है। किसान भाइयों, इसके तेल का बाजार भाव इस समय लगभग 15,000 रुपए प्रति लीटर है। इस तरह से 1 एकड़ में तेल से 1,05,000 रुपए तक आय होती है और इसकी खेती में लागत प्रति एकड़ 25 से 30,000 रुपए तक आती है। इस लागत का 80% खर्च तेल निकालने में ही होता है। किसान भाइयों, तेल निकालने के बाद इसकी बची जड़ों का उपयोग हैंडीक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अगर बाजार की सही व्यवस्था हो तो 1 एकड़ से आप लाखों की आय ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती और बाजार व्यवस्था की अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।